आज मंत्रिपरिषद के द्वारा कुल 25 प्रस्तावों पर सहमति दी गई। उसमें से कुछ प्रस्तावों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं माननीय शाही जी हाँ माननीय शाही जी से अनुरोध करेंगे कि अपने विभाग से संबंधित दोनों प्रस्तावों पर अपनी वार्ता करें। माननीय शाही जी। आज एक मंत्रिपरिषद ने बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेष रूप से किसानों की दृष्टि से निर्णय लिया है, जिसमें विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग, शॉर्ट नेम उसका यूपी एग्री परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया है। आप सब अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और उत्तर प्रदेश के भीतर देश के सबसे अधिक भूभाग में खेती होती है और सिंचाई के संसाधन भी उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर हैं। लेकिन 9 क्लाइमेटिक जोन हमारे पास हैं और उसमें बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, औसत प्रोडक्टिविटी, वो पश्चिमी जिलों के तुलना में काफ़ी कम रहती है। इस नाते एक ठोस रणनीति बना करके और उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाई जाए और किसानों की आय को बढ़ा सके, अर्थव्यवस्था को गति दिया जा सके, इस नाते आज ये प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामने रखा गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है। इसमें कृषि क्षेत्र से संबद्ध क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता, नवाचार और रोजगार की दृष्टि से विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को देखते हुए परियोजना क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देना है और जिससे प्रत्यक्ष रूप से किसान भाई हमारे लाभान्वित होंगे। यह परियोजना 6 वर्षों के लिए चलेगी और इसमें 28 जनपद शामिल किए गए हैं। 8 मंडल के 28 जनपद होंगे। बुंदेलखंड के भीतर झांसी और चित्रकूट मंडल, विंध्य मंडल, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और देवी पाटन मंडल, जो भारत सरकार के द्वारा 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए, उसमें से 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करते हैं। इसी प्रकार से 100 एस्पिरेशनल ब्लॉक जो घोषित हुए थे, उसमें से 50 ब्लॉक को ये कवर करते हैं और इसके भीतर इस परियोजना क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी कृषक और कृषि उत्पादक समूह, कृषि उत्पादक संगठन, पट्टाधारक मत्स्य पालक, मत्स्यजीवी सहकारी समितियां, निजी तालाब के मत्स्य पालक, उद्यमी और कृषि मत्स्य उद्यमी, महिला उद्यमी समूह, कुशल और अकुशल कृषि श्रमिक, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए इंटरप्रेन्योर और निर्यातक, ये सभी इनके माध्यम से इनको बीज से लेकर के प्रोडक्टिविटी बढ़ाए जाने और जो इंटरवेंशन करना है टेक्नोलॉजी का, उस इंटरवेंशन से लेकर के और उनको प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन तक जोड़ते हुए और मार्केटिंग लिंकेज इसके माध्यम से उन जनपदों के भीतर तैयार किया जाएगा। यह परियोजना लगभग 4000 करोड़ रुपए की होगी और 6 वर्षों के लिए इसका कार्यावधि होगी। इस वर्ष से 2024 वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने बजट के भीतर 200 करोड़ रुपए के प्रावधान पहले से ही इसको रखे थे। इसमें परियोजना का नाम विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग यूपी एग्री परियोजना, इसके क्रियान्वयन के बारे में आज मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान किया है। यह परियोजना लागत कुल $US में 482 मिलियन US डॉलर होगी। जो रुपए के में यदि कन्वर्ट किया जाता है तो लगभग 4000 करोड़ रुपए।
एक बार बोल देता हूं तो मैं आपको बता देता हूं इसके साथ इसमें विश्व बैंक के द्वारा 338 US मिलियन डॉलर यानी 2737 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। राज्य सरकार का हिस्सेदारी 144 US मिलियन डॉलर यानी 1166 करोड़ रुपए होगी। परियोजना की अवधि 6 वर्ष है। ये 8 मंडलों के भीतर काम करेगी, उनके सभी जनपदों के भीतर, जैसा आपको मैंने बताया। इसमें मोरिटेरियम की अवधि 7 वर्ष होगा, ऋण वापसी की अवधि 35 वर्ष में होगी और ब्याज दर 1.23% विश्व बैंक को हमें अदा करनी होगी। 1.23%। जी 35 वर्ष होगी। जो 1 ट्रिलियन US इकोनॉमी के भीतर प्राइमरी सेक्टर का, कृषि क्षेत्र का जो रोल है, वह रोल को यह परियोजना उसके माध्यम से ताकत देगी। 7 साल मॉरिटेरियम ये कंट्रीब्यूशन इसका विश्व बैंक के द्वारा 338 मिलियन US डॉलर 2737 करोड़ रुपए, राज्य सरकार के द्वारा 144 मिलियन US डॉलर 1166 करोड़ रुपए। 35 वर्ष इसकी 35 वर्षों में हमको अदायगी करना होगा। 6 वर्षों तक ये परियोजना चलेगी। 8 मंडलों के 28 जनपद इसके भीतर शामिल होंगे। इसमें 7 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट हैं और 50 के लगभग जो है हमारे स्पेशल ब्लॉक हैं। तो वो स्पेशल इसीलिए रह गए थे कि वो आर्थिक रूप से विभिन्न कारणों से पीछे थे। हाँ, 7 एक फतेहपुर छूटा हुआ है, बाकी सब उसके भीतर शामिल है। 1.23%। हो गया सर जी। इसमें इसके ये इसका लाभ यह होगा कि इस परियोजना के द्वारा प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि किया जाना। दूसरा, विशिष्ट उत्पादों का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था बनाई जाएगी। वैल्यू एडिशन के लिए जो इंटरवेंशन हो सकते हैं, उन गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। मार्केट सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया जाएगा और परियोजना के द्वारा कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण और स्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम हैं। नवाचारी गतिविधियों को कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा और मूल्य विशिष्ट कृषि उत्पादों को क्रॉप क्लस्टर इसके भीतर तैयार किए जाएंगे। डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम और सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट पर एक्सपोर्ट हब की व्यवस्था बनाई जाएगी। कृषि उपज को बड़े पैमाने पर हम निर्यात कर सके, उस दिशा में ये एक ठोस कदम होगा। कृषि क्षेत्र का एक SEZ की स्थापना भी इसके माध्यम से प्रस्तावित है और विश्व स्तरीय कार्बन क्रेडिट मार्केट की स्थापना भी उत्तर प्रदेश में हम कराएंगे और एक विश्व स्तरीय हैचरी की स्थापना इसमें की जाएगी। ये अलग अलग इतना जब आगे जब हम इसके रूल्स बनाएंगे और उसके भीतर जो डिस्कशंस के बाद तक आएंगे तो उसके भीतर होगा। ये परियोजना जो है वो पूर्ण होगी 2030 तक। ये 2029-30 वर्ष तक के लिए है। हाँ, वो बता रहा हूँ मैं। इसके माध्यम से यह जो एरिया चिन्हित किया जा रहा है वो 61.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल उसके भीतर है। लेकिन हम जो उसमें अभी क्लस्टर की आपको चर्चा किया, 6
6.15 लाख हेक्टेयर में यह परियोजना के गतिविधियों का संचालन होगा। इसके भीतर भी हम लोगों ने ये व्यवस्था बना रखी है कि उस जिले के भीतर लोएस्ट प्रोडक्टिविटी वाले जनपदों को चिन्हित किया जाएगा और ब्लॉकों को चिन्हित किया जाएगा और उसमें से कम 30 ऐसे कम उत्पादकता वाले गांव को प्रति ब्लॉक हम चिन्हित करेंगे और इसमें वो 123 के करीब ब्लॉक आएंगे, जिसमें 3690 गांव के भीतर ये कार्यक्रम चलाई जाएगी। सही जी हो गया। इसमें 30,750 फार्मर ग्रुप भी बनाए जाएंगे जो क्लस्टर के भीतर एक प्रकार की खेती को करके और उत्कृष्ट पैदावार कैसे कर सके उसके बारे में वो इसकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, हम सही जी कन्हर कर दें, छोटा सा से एक लाइन है कन्हर। एक मिनट बस दूसरा भी कर देते हैं तो दूसरा आप बाद में बोलो ना, दूसरा एक साथ हो जाए, एक साथ हो जाता है। पेपर दे दीजिए ना। मोटे तौर पर आप समझे कि 3700 गांव, ये हमारा अपना नोट है, तो अब आप इसको लेके क्या करेंगे? हमारे हैंड राइटिंग को चलाएंगे थोड़ी। ये हम आपको बता दिए, मोटे हाईलाइट्स बता दिए, आगे इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। अभी 25 चीजें लगी हुई हैं, आपसे इस पर विस्तृत चर्चा हो जाएगी हमारी आगे चल करके। अब दूसरा एक जो निर्णय किया है, आप ये अवगत हैं कि 12वां हाँ, ये 12वां है, एजेंडा का 12वां, जो 12वें नंबर पर है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के भीतर बड़ी मुश्किल से 2 जिन्सों की खरीद होती थी, गेहूं और धान की होती थी। लेकिन विगत वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनके लिए और भी बहुत सारे जिन्सों की खरीदारी की व्यवस्था किया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी खरीफ 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का, बाजरा और ज्वार, ये तीनों के क्रय की नीति आज जो है वो मंत्रिपरिषद ने स्वीकार किया है। इसके माध्यम से मक्का की खरीद 21 जिलों के भीतर मक्का की खरीद 2225 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, बाजरे की खरीद 2625 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, ज्वार हाइब्रिड की खरीद 3371 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से और ज्वार मालदंडी 3421 रुपए के हिसाब से इसकी खरीद इस वर्ष की जाएगी। मक्के की खरीद 21 जिलों में होगी जहां पर मक्का ज्यादा उत्पादन हो रहा है, मक्के की खरीद होगी। बाजरा की खरीद 32 जनपदों के भीतर की जाएगी और ज्वार की खरीद 11 जिलों में होगी। मक्का के अभी जो प्रस्तावित क्रय केंद्र हैं ये घट बढ़ भी सकते हैं, संभावनाओं को देखते हुए वहां पर 60 क्रय केंद्र मक्के के लिए, 275 क्रय केंद्र बाजरा के लिए और ज्वार के लिए 70 क्रय केंद्र ऐसे स्थापित किए जाएंगे। इनका स्थापना स्थानीय मौसम के हिसाब से, वैसे सरकार ने ये तय किया, मंत्रिपरिषद ने सहमति दिया है 1 अक्टूबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक ये क्रय वर्ष के रूप में मानी जाएगी और इसके भीतर हमारी खरीद होगी। जो फसल कट करके जिन जनपदों में जैसे आएगी उस प्रकार से इनकी क्रय केंद्र वहां पर चलाए जाएंगे। बाजरा का एमएसपी 2 प्रकार का होता है, हाइब्रिड 3371 रुपए और जो देसी होता है उसको मालदंडी कहते हैं, उसको 3421 रुपए। जी हाँ, नहीं, जो केंद्र सरकार ने एमएसपी तय किया है, मैं ये बताऊं कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में मक्के पर 135 रुपया एमएसपी बढ़ाई है, बाजरे पर 125 रुपया एमएसपी बढ़ाई है और ज्वार पर 191 रुपया प्रति क्विंटल की एमएसपी बढ़ाई है। ये हाँ। क्या बोला आपने? ज्वार पर 191 रुपए की एमएसपी बढ़ी है
और बाजरा और ज्वार की एमएसपी पिछले एक दशक में मोदी जी की सरकार ने उसको दोगुना कर दिया है। यह भी एक महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है। उन्होंने 1.5 गुने की बात कही थी। लागत के 2 गुना एमएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार ने उसको तय किया है। 2013-14 में जो एमएसपी थी, आज उससे लगभग पूरा 2 गुना से ज्यादा कीमतें एमएसपी की ज्वार और बाजरे की हुई हैं। और राज्य के भीतर जो किसान बाजरा, ज्वार और मक्के की खेती करेंगे उनको बहुत ही इससे फायदा होगा। हो गया। अब धन्यवाद माननीय स्वतंत्र देव जी। कनहर सिंचाई परियोजना जनपद सोनभद्र के दुद्धि तहसील के अमावर गांव में कनहर नदी पर 3.24 किलोमीटर लंबा 39.90 मीटर ऊंचा बांध, ये है 22 है। हाँ, सोनभद्र लगभग 22 248 किलोमीटर नहर प्रणाली का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा जनपद सोनभद्र में कनहर नदी पर निर्माण कनहर सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत 3,394.65 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र दुद्धि और ओबरा आदिवासी बेल्ट है। इसके 108 ग्राम के 53,000 कृषक परिवार और 35,467 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा के साथ साथ 2 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा इसे प्रदान की जाएगी। बाकी आज हमारे पास पर्याप्त पानी उसमें है। जल पेयजल के लिए भी सिंचाई नहर प्रणाली खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। माननीय श्री सचान साहब। सभी लोगों को, पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज एक बहुत अहम प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से पास हुआ है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बिना ब्याज के प्रशिक्षित और शिक्षित युवाओं को सूक्ष्म इकाइयों के लिए हम लोग लोन दे करके और उनको रोजगार सृजन से जोड़ेंगे। ये 5 लाख बहुत अहम प्रस्ताव है, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने का काम इन्हीं इकाइयों के द्वारा है। नहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये योजना का नाम है। इसकी आज मंजूरी मंत्रिपरिषद से हुई है। इसमें 1 लाख नौजवानों को हम लोग 5 लाख रुपए का बिना ब्याज के ऋण दे करके सूक्ष्म इकाइयों को ग्रामीण और शहरों में लगवाने का काम करेंगे। कोई ब्याज नहीं होगा। अगर 1 साल में 1 लाख और 10 साल में 10 लाख नौजवानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया इस योजना में। हर साल 1 लाख। और जो लोग वो समय से बिना ब्याज के पैसा वापस कर देंगे उनको फिर 10 लाख रुपए हम लोग दे देंगे। लेकिन उस 10 लाख में हम इसमें मार्जिन मनी भी दे रहे हैं। इसमें जो 25% की मार्जिन मनी है उसमें हम लोगों ने, हमारी सरकार ने रखा है कि जो मार्जिन मनी है सामान्य वर्ग के लिए 15% देनी होगी और पिछड़े वर्ग के लिए 12.5% है। अनुसूचित जात जनजाति के लिए 10%। ये मार्जिन मनी वो जमा करेंगे। उसके बाद वो जो मार्जिन मनी 25% बैंक लेता है, जो बचेगी वो सरकार देगी। तो मार्जिन मनी में भी पैसा हम देंगे
और जो पैसा बैंक देगा उसमें ब्याज भी मुक्त करेंगे। मतलब मार्जिन मनी में भी 25% में जो 10% होगा, 12.5% होगा, 15% होगा, ये पैसा भी हम सीधे बैंक को देंगे, विभाग देगा। और इसमें 5 लाख रुपए का जो बैंक ऋण देगा उसका ब्याज भी हम देंगे। और समय से अगर वो ब्याज बैंक का पैसा दे देता है तो आगे वो 10 लाख रुपए तक ले सकता है। उसमें हम मार्जिन मनी दोबारा नहीं देंगे, उसमें 50% ब्याज में छूट देंगे। 4 साल, 6 महीने तक उसको किस्त नहीं देनी होगी। शुरुआत में अगर कोई वो अपना प्रोजेक्ट लगाता है तो 6 महीने तक वो उसको छूट है, 6 महीने बाद वो देगा। तो इस तरह से ये 10 साल में 10 लाख नौजवानों को जोड़ना है। और इसमें शैक्षिक योग्यता हम लोगों ने 8 से इंटरमीडिएट तक रखा है, इसके ऊपर भी उसको वरीयता देंगे। आवेदक को जैसे सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, विश्वकर्मा सम्मान योजना, ODOP है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग योजना, उत्तर प्रदेश की स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन योजना का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ये कौशल सर्टिफिकेट का कोर्स, डिप्लोमा की डिग्री अगर है तो वो अनुमन्य होगा इसको लेने के लिए। और वही बता दिया 5 से 10 कर देंगे। इसमें सामान्य वर्ग और इसकी आपको वो भी बता दी मार्जिन मनी की। इसमें जो इसमें जो हमारे आकांक्षी जनपद हैं उनमें 10% की हम लोगों ने वो रखी है अंशदान जो देना होगा। जैसे उसमें चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, यहाँ पर अंशदान में हम लोगों ने छूट रखी 10% के लिए। हाँ, मार्जिन मनी उन्हें 10% देना होगा, 15% सरकार मार्जिन मनी बैंक को सभी के लिए, वहां पर सभी के लिए 10% कर दिया। थैंक यू। इसमें जी हो गया, ठीक है, बस यही है सर। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 10 साल में 10 लाख नौजवान रोजगार से भी जुड़ेंगे। और ये पहली योजना मुख्यमंत्री की, प्रति वर्ष हम लोग एक साल में वो सब 4 साल में लौटा, और वो प्रतिवर्ष हम एक साल में 1 लाख नौजवानों को जोड़ेंगे। जो इस वित्तीय बजट का है वो हमारा 1000 करोड़ का बजट पास हो चुका है। और ये योजना शीघ्र ही जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हमने बना दिया है DM की अध्यक्षता में। मुख्य विकास अधिकारी और हमारे जो लघु उद्योग भारती हैं, IIA हैं, जो संगठन व्यापारी, इनके भी प्रतिनिधि रहेंगे। और इसमें जिला प्रवेशन अधिकारी, समन्वयक, अध्यक्ष, अग्रणी बैंक के प्रधानाचार्य, पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य, ITI, ये सब एक कमेटी 11-12 लोगों की जिले में भी गठित कर दी गई। और ये ऑनलाइन आवेदन लेंगे, ऑनलाइन चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ा के भेजेंगे। इसमें योजना के क्रियान्वयन में एक जनपद स्तर की कमेटी है, एक राज्य स्तर की कमेटी बनाई गई और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है, ताकि इस योजना जब तक संचालन होगी उनके जो लोग काम करेंगे उनके पद और तनख्वाह सब इसमें। हाँ, लोन की गारंटी भी सरकार देगी। उसमें गारंटी का जो भारत सरकार का जो कंपनी है उसमें जो चार्ज लेती है, ये CGTMSE क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, इसका जो चार्ज लगता है वो चार्ज उत्तर प्रदेश सरकार सभी का जमा करे। माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। हाँ, ये इसी साल पास हो चुका है। सभी को प्रणाम। 6, 7, 8 आज मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 का प्रस्ताव पारित किया है। यह उच्च शिक्षा क्षेत्र के प्रसार और विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जो अंतिम छोर पर बैठी है उनको उच्च शिक्षा उनके द्वार तक पहुंचे, इस हेतु उच्च कोटि के निवेशकर्ता को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश की
इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की ओर ले जाने के लिए और प्रदेश के युवाओं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के लिए इस नीति को लाया गया है। इसका उद्देश्य है कि वंचित जिलों में उच्च गुणवत्ता वाले निजी विश्वविद्यालय आकर्षित हों, क्योंकि लगभग 40 जिले ऐसे असेवित हैं जहां पर एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, तो उनमें वो आकर्षित हो। ख्याति प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय आकर्षित हो उत्तर प्रदेश में आने के लिए। शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालय को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। और उसमें जो पात्रता है वो असेवित जनपदों में प्रथम निजी विश्वविद्यालय को मिलेगी। जो असेवित जिलों में अपना विश्वविद्यालय खोलना चाहेगा तो प्रथम निजी विश्वविद्यालय को ही मिलेगी। विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को और NIRF रैंकिंग में शीर्ष 50 स्थान वाले इस विश्वविद्यालयों को, उन्हें इन दोनों को कहीं पर भी, यानी असेवित जिलों में तो उन लोगों को मिलेगी जो संस्थान है, लेकिन इन दोनों रैंक वाले लोगों को कहीं पर भी पहले प्रथम को मिल जाएगी। ये सुविधाएं हैं। इसकी अवधि प्रभावी तिथि से 5 वर्ष तक के लिए है। प्रोत्साहन जो दिया जाएगा वो स्टाम्प ड्यूटी में छूट का है, जिसमें 50 करोड़ तक की भूमि की लागत में 50% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। 50 करोड़ से 150 करोड़ तक की अगर भूमि का क्रय किया जाता है तो 30% स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। 50% तक, 50 से ऊपर 150 करोड़ तक 30% और 150 करोड़ से अधिक को 20%। लेकिन इसमें स्लैब सिस्टम होगा, यानी 50 करोड़ तक जिसने 50% ली और 75 करोड़ की जमीन खरीदे सपोज कर लीजिए, तो शेष जो 25 करोड़ पे 30% मिलेगा, ना कि टोटल पे 30%। अदरवाइज ये हो जाता है कि 51 करोड़ की लागत दिखाई और 30% की स्लैब में आ गया, तो वो जो सरप्लस ऊपर वाला हिस्से में ही छूट मिलेगी वो वाली। इसी प्रकार पूंजीगत उसमें छूट मिलेगी अनुदान। तो जो 50 करोड़ तक पूंजीगत लागत लगाएगा उसे 15% का सब्सिडी मिलेगी, जो कि 7 करोड़ मैक्सिमम होगी सीमा, इससे ऊपर नहीं। 50 करोड़ से 150 करोड़ तक के पूंजीगत निवेश वाले को, इन्वेस्टमेंट करने वालों को 16% की सब्सिडी मिलेगी, जो मैक्सिमम 21 करोड़ होगी। और 150 करोड़ से ऊपर जो इन्वेस्ट करेंगे, पूंजीगत लागत लगाएंगे, उन्हें 17% सब्सिडी मिलेगी, जो मैक्सिमम 35% होगी। और इसमें भी वही सिस्टम होगा कि यानी 50 करोड़ के बाद जितने उस पर इतने %, जिससे कि उसका दुरुपयोग ना हो सके। खास तौर से इसमें जो प्रथम 5 विदेशी संस्थाएं आएंगी उनके लिए विशेष प्रोत्साहन और किया गया है। और NIRF शीर्ष रैंकिंग वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। तो ये है कि प्रथम 5 विदेशी संस्थाओं को आवेदन के समय जो विश्व की रैंकिंग में 500वीं रैंकिंग से ऊपर के होंगे, यानी हर विदेशी को नहीं, जिनका स्थान 500वीं रैंक से ऊपर पूरे विश्व में होगा उनको, और वैश्विक रैंक की विषयवार श्रेणी में जिनका 500वीं रैंक का स्थान होगा, उन संस्थानों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट हो गया। और नहीं, अभी नहीं, और 20% पूंजीगत अनुदान में छूट होगी। इसकी सीमा 100 करोड़ रुपए तक होगी। ऐसे ही NIRF रैंकिंग में जो शीर्ष 5 रैंक प्राप्त किए हुए विश्वविद्यालय होंगे उनको भी यही सुविधा होगी। 100% स्टाम्प ड्यूटी मुक्त होंगे और 20% अनुदान, पूंजीगत अनुदान में, जिनमें की 100 करोड़ रुपए सीमा होगी। ये तो
नीतिगत जो नीति आई है उसका है, और दूसरा 2 विश्वविद्यालयों को अभी एक को LOI मिला है और एक को संचालन प्राधिकार पत्र, एक को आशय पत्र, यानी LOI और LOP। विद्या विश्वविद्यालय मेरठ, इसको संचालन प्राधिकार पत्र मिला है, या इसके मंत्रिपरिषद की अनुमति मिली है उस पर, क्योंकि इसके सब नहीं, विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को LOP संचालन प्राधिकार पत्र की अनुमति दे दी है मंत्रिपरिषद ने, लेटर ऑफ परमिशन इसकी, और संचालन प्राधिकार पत्र, और KD विश्वविद्यालय मथुरा, इसको LOI मिला है, आशय पत्र, लेटर ऑफ इंटेंट। दोनों ने उनकी पूरी मानक थे, इसलिए उनको LOP मिल गया है। इनको अब आगे हाई लेवल कमेटी में गया प्रस्ताव, हुआ फिर हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्याय जी। जी, मैं आज मंत्रिमंडल के सामने जो विषय आए थे उसमें से 6 विषयों पर हम आपसे बात करेंगे। है जी, अब चलिए हम आपको दे देंगे, पहले हम दे देंगे तो आपको बचे क्या मेरे पास। जब हम आपको दे देंगे। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक्स उद्योग नीति 2024 बनाए जाने के संबंध में, ये उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है बायोप्लास्टिक्स उद्योग नीति बनाए जाने के संबंध में। ये दूसरा, ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो इस संबंध में अपनी पॉलिसी लाया। ये जो परंपरागत तरीके से हम प्लास्टिक यूज करते थे उसके विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक्स, इसमें बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल का प्रयोग कर प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाए जाने तथा कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने एवं अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या को कम करने के उद्देश्य से यह बायोप्लास्टिक उद्योग की स्थापना और उसे गति प्रदान करने किए जाने हेतु उद्योग नीति बनाए जाने के प्रस्ताव पर आज माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई। इसमें इसका एक यूनिट अयोध्या में लग भी चुका है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। 1000 करोड़ रुपया या इससे अधिक के निवेश करने वाली कंपनियों को पूंजी निवेश का 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। जी, 7 वर्षों तक ब्याज में सब्सिडी, 1000 करोड़ या उससे अधिक, उसमें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। कैपिटल सब्सिडी, पूंजी निवेश का। साथ ही साथ जो जमीन इसके लिए खरीदी जाएगी उसमें भी, जो जमीन एक वर्ष पहले खरीदी जाए या 1 वर्ष बाद में, उसमें स्टाम्प ड्यूटी पर भी रिइंबर्समेंट किया जाएगा। ये बहुत सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्लास्टिक के विकल्प के रूप में ये पॉलिसी लाई जा रही है। इसमें जो बायोडिग्रेडेबल है, जो खास तौर से धान मतलब बेगास, इसके अलावा बाजरे और मक्के के डंठल भी इसमें काम आ सकेंगे। मक्का का डंठल ये रॉ मटेरियल के रूप में इसमें प्रयोग होगा। सबसे बड़ी बात तो यह जो हमारी अभी तक अपशिष्ट प्रबंधन का, उसमें भी कमी आएगी, इसीलिए इसके ऊपर 50% तक की सब्सिडी रखी गई। जितने भी छूटें हैं दी गई, 10 वर्षों की अवधि तक SGST का 100% रिइंबर्समेंट 10 वर्षों तक।
बिजली पर जो कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। टोटल जितनी भी छूटें दी जाएंगी वो 200% से अधिक नहीं होंगी कुल इन्वेस्टमेंट का। नहीं, 600 करोड़ देंगे। 50% सब्सिडी तो पहले बता चुका। अब तीसरा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ बिल्ड, ओन एवं ऑपरेट मॉडल पर सोलर पार्क विकसित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन दिया गया है। सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हमने 2026-27 तक प्रदेश में 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है 2026-27 तक। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खास तौर से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है उसके दोनों तरफ लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होगी और 450 मेगावाट तक बिजली इसमें पैदा होगी 1500 हेक्टेयर भूमि पर। जी, 25 वर्ष के लिए यूपीडा द्वारा लीज पर जमीन दी जाएगी, मात्र ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के नॉमिनल रेंट पर। जी, इसमें 1000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये खास तौर से पांचवा, प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 प्रख्यापित की गई थी। नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी परिदृश्य को बदला जाना है ताकि प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक विश्वसनीय और अग्रणी वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके लिए हमने प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। उद्योग के दर्जे देने पर क्या फायदा होगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र में हम जमीन देने के लिए जो हमने सब्सिडी दी है या स्टाम्प में छूट दी है वो इनको मिलेगी, और खास तौर से औद्योगिक रेट के ऊपर जो लोग 150 किलोवाट का कनेक्शन लेंगे उनको औद्योगिक रेट के ऊपर बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा, अर्थात ₹1.50 कम होगा कमर्शियल रेट से। साथ ही साथ जो इनका परिचालन व्यय है, जो संचालन में व्यय आता है यूनिट का, वो लगभग अनुमानित 20% कम होगा। जी हाँ जी, 150 किलोवाट है या उसके ऊपर कुल इसमें, जी हाँ 450 जी नहीं, 150 किलोवाट का जो कनेक्शन लेंगे उनको औद्योगिक दर के ऊपर बिजली की छूट मिलेगी, मतलब उनको औद्योगिक दर पर बिजली देने का बिल देना पड़ेगा। नेक्स्ट, पांचवा हो गया, छठा हो गया, हाँ जी 11वां जी, बाकी तो 6, 7, 8 तो वो बोल गए, बाकी जो वैसे हैं जी हाँ हम आपको दे के जाएंगे, आप चिंता मत करिए। ये 6ठा, 7वां, 8वां तीनों विश्वविद्यालय से संबंधित थे, वो दे के गए। नमा हमारे वो बोल के गए। 11वां है,
नहीं, 10वां जो है, जो जिसके ऊपर बाकायदा फोकस किया जाए वही है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आप कितना उसको आपको वो करना है। ये तो आवश्यक वस्तु निगम का है एक मैटर कि राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत समूह गा एवं समूह घा के श्रेणी के कर्मचारियों को बॉडी शॉपिंग के आधार पर खाद्य एवं रसद विभाग में नियोजित किए जाने के संबंध में ये उनके जो कर्मचारी हैं 126 में से 83 लोगों को दूसरी जगह पर समायोजित किया गया। अभी तक जब ये बना था ये खाद्य निगम, तो इसका काम ये था कि एफसीआई के गोदाम से ब्लॉकों तक पहुंचाना जो हमारा राशन का सामान था। उसमें 126 कर्मचारी थे। उन 126 कर्मचारियों में से अब 33 ही इस निगम के पास रह जाएंगे। जी, 83 को खाद्य विभाग में एडजस्ट किया जा रहा है। ये खाद्य विभाग में एडजस्ट किए जाने वाले इस प्रकार हैं। समूह गा के 47 एवं समूह घा के 36 कर्मचारी, कुल 83 कर्मचारी को खाद्य विभाग के अधीन विभागों में रिक्त पदों पर बॉडी शॉपिंग के आधार पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था। समूह गा के 47, समूह घा के 36, 83 को खाद्य विभाग के अधीन विभागों में रिक्त पदों पर बॉडी शॉपिंग के आधार पर नियोजित किए जाने का प्रस्ताव है। निगम उपरोक्त के मासिक व्यय में रुपए में 32.29 लाख एवं वार्षिक व्यय में 3.87 करोड़ रुपए की अनुमानित कमी आई। वहां जहां जहां आवश्यकता है वहां पर उनको एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक सिनेमा का है, सिनेमा को 12वां उनका हो गया शाही जी का। बंद पड़े सिनेमा घरों को पुनः संचालित कराने, संचालित सिनेमा घरों को पुनर्निर्माण रिमॉडल करवाने, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने तथा अन्य जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने, एकल स्क्रीन सिनेमा घरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमा घरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना। ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इस प्रकार जो सिनेमाघर बंद हो गए उनको किसी न किसी रूप में पुनः संचालित करने के लिए प्रोत्साहन नीति आई है। इसमें योजना जारी होने की तिथि से 5 वर्ष के अंदर बंद अथवा संचालित सिनेमाघरों को तोड़कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स तथा आधुनिक सिनेमा निर्माण के लिए प्रथम 3 वर्ष एकत्रित SGST का 100% तथा अगले 2 वर्ष एकत्रित SGST का 75% जो हम इनको अनुदान देंगे। जी 100%। पहले अगर जो इस प्रकार से 5 वर्ष के अंदर जो बंद पड़े सिनेमा है उसको संचालित करके या तोड़ के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने में आधुनिक सिनेमा घर निर्माण करने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से उसको मॉडलिंग पर परिवर्तित करता है तो पहले 3 वर्ष 100% SGST की छूट। केंद्र की तो हम दे सकते हैं, IGST मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन SGST हमारे हाथ में है, इसलिए पहले 3 वर्ष 100% और बाद के 2 वर्ष फिर 75%। योजना जारी होने की तिथि से 5 वर्ष के अंदर बंद अथवा संचालित सिनेमा भवन की आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर पुनः संचालित करने अथवा स्क्रीन की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रथम 3 वर्ष एकत्रित SGST का 75% तथा अगले 2 वर्ष एकत्रित SGST का 50%। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु, बंद एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आंतरिक संरचना में परिवर्तन किए यथास्थिति पुनः दिनांक 31/3/25 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर फिल्म प्रदर्शन करने पर प्रथम 3 वर्ष एकत्रित SGST का 50% छूट। व्यावसायिक गतिविधियां सहित रहित न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघर के निर्माण के लिए प्रथम 3 वर्ष एकत्रित SGST का 100% तथा अगले 2 वर्ष एकत्रित SGST का 50%। तो कुल मिलाकर ये इस तरीके के प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वो लोग किसी न किसी रूप में अपने सिनेमा को दोबारा संचालित कर सकें। और अंतिम है हमारा ये लखीमपुर खीरी की तहसील गोला के गोला गोकर्णनाथ स्थित पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु शिव मंदिर के पास स्थिति
193 19,324.67 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आज मंत्री परिषद के द्वारा जी आबकारी नीति का बदलाव हम आपको दिए देते हैं। आबकारी नीति खूब देखिए, लीजिए हैं? लीजिए, नहीं ये तो हमारा है। जी कहाँ से? हमारे पास आप तो शीशे में दिए देखिए